नमस्कार। देश की सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही महाजंग की। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहा युद्ध 10वें दिन में पहुंच चुका है। क्यों अजरबैजान की सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ा? अजरबैजान से जंग लड़ने के लिए आर्मेनिया के युवराज ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। जंग में कूदे ईरान किस देश का साथ दे रहा है और जंग से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहे हैं न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 10 दिनों से भीषण जंग जारी है। जंग में अब तक कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ही देश अब एक दूसरे के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइल और रॉकेट से हमला कर रहे हैं, जिससे मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्मेनियाई सेना ने अर्तसक में अजरबैजानी सेना के यूनिट्स और तोपखानों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद यूनिट में मौजूद 200 अजरबैजानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए। अजरबैजान ने कल अर्तसक में रॉकेट से हमला किया था, जिसका आज आर्मेनियाई सेना ने करारा जवाब दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने काराबाग की लड़ाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एर्दोगन ने कहा कि जीत हासिल होने तक अजरबैजान का हम साथ देंगे और उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। इसके अलावा एर्दोगन ने कहा कि सभी देशों को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को मुक्त करने को लेकर अजरबैजान का समर्थन करना चाहिए। अजरबैजान के समर्थन में खड़े तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काराबाग पर कब्जे और आर्मेनियाई नरसंहार को लेकर चुप्पी साध रखा है। उन्होंने आर्मेनिया को क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि आर्मेनिया की निंदा न कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरे चरित्र को दिखा रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया के कई अहम ठिकानों पर कब्जा करने का दावा किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि अजरबैजान की सेना ने जब्राइल प्रांत के शिकली एगिल, सरजली और माजरा जैसे अहम सामरिक ठिकानों पर दुश्मन को खदेड़कर फिर से कब्जा कर लिया है। अजरबैजान के साथ जारी भीषण जंग के बीच सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन के बेटे ने आर्मी ज्वाइन की है। निकोलियन पशिनियन ने भी देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेना में शामिल होने की अपील की है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे भीषण युद्ध में अब ईरान भी कूद गया है। ईरान ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान करते हुए अजरबैजान के खिलाफ 200 हैवी आर्मर टैंक तैनात कर दिए हैं। ईरान के इस फैसले से अन्य खाड़ी देशों के बीच युद्ध छिड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अजरबैजान ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामान और गोला बारूद की तस्वीरें जारी की हैं। अजरबैजानी रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनियाई सेना के जब्त सैन्य सामानों को नष्ट किए जाने की तस्वीरें जारी की। जब्राइल इलाके में आर्मेनियाई सैनिकों से सैन्य सामान लूटा गया था। अजरबैजान के गेंजा में हुए मिसाइल हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आर्मेनिया ने रूस के इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से गेंजा पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए थे और शहर की कई इमारतें खंडहर बन गई थी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है। अमेरिका ने अजरबैजान के विदेश मंत्री को फोन पर क्या कहा? हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर रॉकेट दागकर चुनौती दी है। अजरबैजान की मदद पर तुर्की को कनाडा ने बड़ा झटका दिया। इजराइल रोक सकता है अजरबैजान को सैन्य सामानों की सप्लाई। आपको अब दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि गाजा पट्टी से आतंकियों ने रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने रॉकेट हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई आतंकियों के घायल होने की खबर है। अमेरिका ने भी अजरबैजान और आर्मेनिया से तुरंत युद्ध रोकने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप सचिव स्टीफन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की और युद्ध को तुरंत रोकने की अपील की और फिर शांति वार्ता शुरू करने को कहा है। नागोर्नो और काराबाग पर कब्जे को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में जारी जंग को लेकर यूनाइटेड नेशन ने चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशन की प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते हमले को लेकर हम चिंतित हैं और दोनों देशों से तुरंत हमला रोकने की अपील करते हैं। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की मदद करने पर तुर्की को कनाडा ने बड़ा झटका दिया है। अजरबैजानी सेना के तुर्की का ड्रोन इस्तेमाल करने की खबर पर कनाडा ने तुर्की को ड्रोन टेक्नोलॉजी बेचने की डील रद्द कर दी है। आर्मेनिया ने तुर्की पर अजरबैजान को ड्रोन देने का आरोप लगाया था। आर्मेनिया को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बयान पर सऊदी अरब ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपने नागरिकों से तुर्की में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। एर्दोगन ने कहा था कि खाड़ी युद्ध को भड़काने के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। तुर्की ने नाटो से आर्मेनिया के खिलाफ चल रहे युद्ध में अजरबैजान का साथ देने की अपील की है। तुर्की के राजनयिक ने कहा कि अजरबैजान को आर्मेनिया से अपने इलाकों को वापस लेने का पूरा अधिकार है। आर्मेनिया को खुद ही अजरबैजान के कब्जा इलाकों को छोड़ देना चाहिए। आर्मेनिया अजरबैजान जंग में तुर्की के रोल को लेकर नाटो ने प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। नाटो ने तुर्की से कहा कि रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमारे सहयोगी देशों के लिए खतरा बन सकते हैं और S-400 हमारे स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता, इसलिए तुर्की इसका विकल्प तलाशे, नहीं तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अजरबैजान के राष्ट्रपति ने आर्मेनिया से मिसाइल हमले की आशंका को देखते हुए सभी एयरलाइंस को अजरबैजान के एयर स्पेस से बचने की सलाह देते हुए दूसरे रूट का इस्तेमाल करने की अपील की है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध से हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इजराइल अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई रोक सकता है। अमेरिकी दबाव में इजराइल जल्द ही इस फैसले का ऐलान कर सकता है। इजराइल और तुर्की अजरबैजान को आर्मेनिया के खिलाफ हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इधर चीन को घेरने के लिए आज जापान में कौन सी 4 महाशक्तियां जुटेंगी? कैसे डिएगो गार्सिया बेस से भारत छुड़ाएगा चीन के छक्के? एलएसी पर तनाव के बीच मोदी और जिनपिंग की जल्द कहां पर होगी मुलाकात? पाकिस्तान ने फिर की भारत के खिलाफ आतंकी साजिश। चीन पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में आप देखिए। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होने जा रही है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री चीन को घेरने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में खुली और मुक्त व्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। एलएसी पर चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत अब रूस से हल्के टैंक खरीदने की तैयारियों में जुटा है। लद्दाख की आसमान छूती चोटियों पर हल्के टैंक बेहद फायदेमंद है और इनसे सेना को काफी बढ़त मिलेगी। यही वजह है कि इस डील के लिए भारत रूस में बातचीत हो रही है। लद्दाख में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत अब अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल कर सकता है। चीन को घेरने के लिए अमेरिकी बेस पर भारत अपने फाइटर जेट राफेल और सुखोई को तैनात कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने का समझौता है। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स की बैठक में आमने सामने होंगे। दोनों देशों के नेता अगले महीने 17 नवंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। कोरोना काल के चलते ये मुलाकात वर्चुअल होगी। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ब्रिक्स देश के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की गई फायरिंग में एक जेसीओ शहीद हो गए। पुंछ के दिगवार सेक्टर में भी पाक की ओर से सीज फायर तोड़ा गया। पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ड्रैगन से सीमा पर धोखा मिलने के बाद नेपाल की आंखें अब खुल गई हैं। भारत से सीमा विवाद गठित कमेटी ने पीएम ओली को भारत से बात करने की सलाह दी है। इससे पहले चीन के झांसे में आकर नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था, जिसमें कई भारतीय इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। चीन में मानवाधिकार के उल्लंघन पर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कम्युनिस्ट पार्टी पर निशाना साधा है। पोम्पियो ने कहा कि चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को तुरंत बंद करने और दुनिया के देशों से उइगरों पर ढाए जा रहे जुल्म के खिलाफ अमेरिका के साथ आने की अपील करता हूँ। चीन और पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में 26-27 अक्टूबर को भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होने वाली है, जिसमें भारत अमेरिका के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी BECA पर हस्ताक्षर करेगा। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के सैनिकों ने मिड ऑटम फेस्टिवल मनाया। चीन में हर साल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के तहत परिवार के लोग आपस में मिलते हैं। जियांग प्रांत में तैनात पीएलए सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो खाना बनाते, खाते और जश्न मनाते दिख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर से छापेमारी में आखिर कितना कैश हुआ बरामद? यूपी में बिजली मंत्री के घर की बिजली किसने गुल कर दी? सुशांत सिंह मामले पर सोशल मीडिया पर क्यों बनाए गए हैं 80,000 अकाउंट्स? देश की सभी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बेंगलुरु स्थित 14 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 57 लाख रुपए जब्त किए गए। डीके शिव कुमार के खिलाफ 74 करोड़ की बेनामी संपत्ति को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर बयान देकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी घिर गए हैं। श्रोमणी अकाली दल का कहना है कि किसानों को गुंडा कहकर पुरी ने किसानों का अपमान किया और ये बेहद ही शर्मनाक है। अकाली दल ने बयान जारी कर कहा कि हरदीप पुरी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में कहा कि एआई और इंसान मिलकर ग्रहों के लिए चमत्कार कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बने। उन्होंने कहा कि एआई शिक्षा कृषि को सशक्त करने में काफी सहायक हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वर्ष अब तक जीएसटी कंपेंसेशन सेस में 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, जिसे राज्यों को भुगतान कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 12 अक्टूबर को फिर बैठक होगी, जिसमें राज्यों को क्षतिपूर्ति के मामले पर चर्चा होगी। 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मंत्रालय ने स्कूल खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ा है। गाइडलाइन में कहा गया कि स्कूल में बच्चों के बीच शारीरिक दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही जो बच्चे स्कूल आएंगे उन्हें अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा।
निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यूपी के कई शहरों में बिजली गुल हो गई। नोएडा, बलिया, प्रयागराज समेत कई जिलों में अंधेरा होने से हाहाकार मचा रहा। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री के घर में भी बिजली नदारद रही। खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर 80,000 से भी ज्यादा फर्जी अकाउंट बनाए गए। मुंबई पुलिस का कहना है कि पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये अकाउंट बनाए गए हैं। पोस्ट को सोशल मीडिया के मंचों पर फ्रांस, इटली, जापान जैसे देशों ने पोस्ट किया है। मेक इन इंडिया के तहत विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्मार्ट प्रणाली पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध अभियानों के लिए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए डीआरडीओ को बधाई दी है। आईपीएल के 19वें मैच में दिल्ली ने बेंगलोर को 59 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। अपनी फिरकी से बेंगलोर को उलझाने वाले स्पिनर अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 196 रन का पीछा करती हुई बेंगलोर की पूरी टीम 137 रन ही बना सकी। हाथरस कांड की जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाथरस के बहाने दंगे की साजिश रचने वाले 680 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। हाथरस के पीड़ित परिवार को योगी सरकार देगी सुरक्षा। हाथरस मामले से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 हाथरस पर सियासत में आप देखिए। हाथरस केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई या एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या फिर रिटायर्ड जज से कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मामलों की जांच और ट्रायल निष्पक्ष हो पाएगी। हाथरस कांड में पीड़ित लड़की के परिवार को यूपी सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी। सुरक्षा के तहत पीड़ित परिवार के घर पर 24 घंटे पीएसी के 12 से 15 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा 3 एसएचओ और 1 डीएसपी रैंक का अधिकारी भी परिवार की सुरक्षा की देखरेख करेंगे ताकि हाथरस में लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की समस्या न हो। हाथरस कांड को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद आज लेफ्ट पार्टियों के नेता हाथरस जाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलने आज लेफ्ट नेता सीतारमन येचुरी, वृंदा करात, डी राजा और अमरजीत कौर हाथरस जाएंगे। हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी पीड़ित लड़की के खिलाफ आज भी दुष्प्रचार कर रही है। प्रियंका ने ट्वीट कर बीजेपी से पूछा कि यूपी सरकार न्यायिक जांच का आदेश कब देगी और कब हाथरस के डीएम पर कार्रवाई होगी। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने गए आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकने वाले दीपक शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते समय संजय सिंह पर ये स्याही फेंकी गई थी। स्याही फेंकने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने दीपक शर्मा को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हाथरस कांड के बहाने साजिश करने वालों पर यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 20 धाराओं के तहत 680 लोगों पर 19 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और कई पत्रकार पर भी केस दर्ज किया है। सभी लोगों पर देशद्रोह, साजिश रचने, अपराध के लिए उकसाना, धर्म के आधार पर भेदभाव समेत कई आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने हाथरस कांड को लेकर मुंबई में योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एमएनएस ने हाथरस केस के चारों आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में चारों आरोपियों को फांसी देने का दृश्य भी दिखाया। निर्भया केस में सभी बलात्कारियों का केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह अब हाथरस केस के आरोपियों का केस लड़ेंगे। आरोपियों की वकालत के लिए एपी सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने वकील नियुक्त किया है। खबर है कि हाथरस केस के आरोपियों के परिवार की तरफ से भी एपी सिंह को केस की पैरवी करने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हाथरस कांड के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में खूब लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को अलग किया, तब जाकर मामला शांत हुआ। आखिर चिराग पासवान ने क्यों कहा नीतीश कुमार के सीएम रहते नहीं रुकेगा पलायन? बीजेपी जेडीयू में सीटों पर बनी बात आज हो सकता है इस पर ऐलान। आरजेडी ने क्यों कहा तेजस्वी यादव को फांसी पर चढ़ा देना? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू और बीजेपी में सीटों का समझौता हो गया है। जेडीयू 122 पर जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं मांझी की पार्टी को जेडीयू जबकि मुकेश साहनी की वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। आज दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग की घोषणा कर सकती हैं। आरजेडी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इन 20 नामों में परिवारवाद का बोलबाला है। लालू की पार्टी ने आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बेटे, जगदानंद सिंह के बेटे और कांति सिंह के बेटे को मैदान में उतारा है। पहली ही लिस्ट में ज्यादातर पुराने चेहरे हैं।
पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या के मामले में तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज होने पर पार्टी ने सफाई दी है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि अगर तेजस्वी हत्याकांड में दोषी साबित होते हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन जांच सही तरीके से हो और उसे सरकार प्रभावित न करे। बिहार में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग ने खत लिखकर बिहार के लोगों से नीतीश को हराने की अपील की। चिराग ने कहा कि अगर जेडीयू प्रत्याशी को आपका एक भी वोट जाता है तो वह आपके बच्चों के पलायन का कारण बनेगा। जेडीयू में शामिल हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का अपने गृह क्षेत्र बक्सर से चुनाव लड़ना मुश्किल है, क्योंकि बक्सर सीट बीजेपी कोटे से चली गई है। बक्सर सीट हाथ से निकल जाने के बाद माना जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे वाल्मीकि नगर से लोकसभा उपचुनाव में जदयू को उम्मीदवार होंगे। विधानसभा के साथ ही वाल्मीकि नगर में उपचुनाव होना है। बिहार चुनाव में शिवसेना भी अपना दम दिखाएगी। इस बार बिहार में शिवसेना कम से कम 50 सीटों पर किस्मत आजमाएगी। शिवसेना का यह फैसला बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। खबर है कि शिवसेना जेडीयू उम्मीदवार गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ भी प्रत्याशी उतारेगी। 2015 में भी शिवसेना ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी ने पहले चरण के लिए 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में दिलचस्प बात यह है कि इसमें उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, किसान, प्रोफेसर, वकील और डॉक्टर जैसे पेशे से ताल्लुक रखते हैं। लिस्ट में एक धर्म का कॉलम भी है, जहां पर सभी उम्मीदवारों का धर्म बिहारी बताया गया है। बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश रच रहे 5 नक्सलियों को पुलिस ने गया से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। नक्सलियों ने बताया कि एरिया कमांडर अनिल यादव के निर्देश पर वो सुरक्षा बलों पर हमले की फिराक में थे। बिहार के वैशाली में चुनाव के दौरान बांटने के लिए ले जाई जा रही 550 पेटी विदेशी शराब पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। किसने शराब मंगाई थी और कहां बांटी जानी थी। पुलिस को शराब लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना को लेकर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इटली और फ्रांस में बाढ़ ने कैसे तबाही मचाई है। देश दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है। न्यूज़ टॉप 9 देश दुनिया में आप देखिए। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजधानी दिल्ली का हर व्यक्ति कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना की रिकवरी दर 90% के पार हो गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक अस्पताल से कोरोना जांच में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एक निजी अस्पताल ने कोरोना टेस्ट के लिए चुने गए सैंपल्स खुले में ऐसे ही फेंक दिए। लोगों की शिकायत के बाद अस्पताल प्रशासन ने हटाया और मामले की जांच शुरू की। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के चलते 29 सितंबर को बंद हुई फेरी सेवा फिर से शुरू हो गई है। फेरी सेवा शुरू होने पर लोगों ने कहा कि नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाली फेरी सेवा शुरू होने से उनका काफी काम बचेगा। नॉर्थ गुवाहाटी के लोगों को फेरी सेवा बंद होने से गुवाहाटी पहुंचने के लिए 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 26 के भरथल गांव के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। दिल्ली के डिविजनल फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। आग से लाखों के नुकसान की खबर है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक लॉरी कंटेनर से 1000 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई गई है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में लोगों को आयुर्वेद के जरिए स्वस्थ जीवन और महर्षि चरण के आयुर्वेद पर किए गए प्रयोगों की जानकारी देने के लिए औषधि पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई। लोग रोजाना शाम 7 बजे से लाइट एंड साउंड शो का लुत्फ उठा पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ट्रंप को मेरीलैंड के वॉल्टर रीड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ट्रंप ने कहा कि बेहतर महसूस कर रहा हूं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर WHO का खुलासा चिंता बढ़ाने वाला है। WHO ने कहा कि दुनिया भर में हर 10 में से एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो सकता है। कोरोना से अभी तक दुनिया भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 10,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इटली के कई शहरों में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई है। वेनिस शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सैकड़ों घर, पुल और सड़कें बाढ़ में समा गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से घर के बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,